नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन यानी कि फ्रेश गाइडलाइंस जारी की हैं। देखिए, आप जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर जो चेक बाउंस के केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, फाइलिंग भी ज़्यादा होती है, इसलिए पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। और यही रीज़न था कि चेक बाउंस केसेस को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि ऐसी कोर्ट जहां पर और कोई केस नहीं लगेंगे, केवल और केवल चेक बाउंस के केस ही लगेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद चेक बाउंस केसेस में ना तो कमी आ रही है, बल्कि उसकी पेंडेंसी और भी ज़्यादा होती जा रही है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि चेक बाउंस केसेस में जो प्रोसीजर है उसे और आसान बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बिल्कुल लेटेस्ट नई फ्रेश गाइडलाइंस जारी करी हैं चेक बाउंस मामले में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी नई गाइडलाइन चेक बाउंस केस में जारी की गई हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, और क्या ये गाइडलाइन आगे आने वाले समय में चेक बाउंस केसेस को कम करने में, सेटल करने में कुछ मदद करेंगी या नहीं करेंगी, ये देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नई गाइडलाइन जारी क्यों की गई, क्या इनका ऑब्जेक्टिव था। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस, यानी कि जो भी केसेस हैं चेक बाउंस के, उन्हें जल्दी डिसाइड किया जाए, या तो उनमें जल्दी सेटलमेंट कर ली जाए। अगर केस बनता ही नहीं है तो इनिशियल स्टेज पर ही उसे डिसमिस कर दिया जाए या विड्रॉ करने को कह दिया जाए, या अगर केस बनता है तो उसमें सेटलमेंट की जो है कोशिशें की जाए, और अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो जल्दी से जल्दी ऑन मेरिट्स उसका निपटारा किया जाए। और दूसरा, इसी से रिलेटेड इनडायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है चेक बाउंस की, उसे कम किया जाए, क्योंकि यदि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा, जल्दी डिस्पोजल होगा केसेस का, तो ऐसे में चेक बाउंस के केसेस की पेंडेंसी अपने आप ही कम हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो नई गाइडलाइंस हैं, क्या ये सभी के ऊपर अप्लाई होंगी, और क्या ये जो गाइडलाइंस हैं वो मैंडेटरी होंगी या ऑप्शनल होंगी। क्या कोर्ट के पास ऑप्शन होगी कि वो इन गाइडलाइंस से परे जाकर भी अपने प्रोसेस को अपना सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो भी वो नई गाइडलाइन दे रहे हैं रिगार्डिंग चेक बाउंस केसेस, वो सभी के ऊपर अप्लाई होगी, सभी चेक बाउंस केसेस में अप्लाई होगी, और सभी कोर्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्लियर किया कि ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये मैंडेटरी होंगी, किसी भी तरह से ऑप्शनल नहीं होंगी, यानी कि ये बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं जो कि सभी कोर्ट को चेक बाउंस केस में अपनानी ही पड़ेंगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या नई गाइडलाइंस हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ड्यूअल सर्विस ऑफ समन। देखिए, जब भी कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाती है चेक बाउंस केस में, उसके बाद जो ऑपोजिट पार्टी है, जो अक्यूज्ड पार्टी है, उसे कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये जो सम्मन भेजने का तरीका होता है ये थ्रू रेगुलर मोड होता है, यानी कि उनके जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है, सर्विस प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए ही सबसे पहले सम्मन भेजा जाता है। अगर रेगुलर मोड से ऑपोजिट पार्टी की सर्विस नहीं हो पा रही है, उसके बाद जाकर ही जो और मेथड हैं, जैसे कि दस्ती है या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, उससे सम्मन भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो सर्विस ऑफ सम्मन होगी वो ड्यूअल मोड में होगी, यानी कि रेगुलर मोड के साथ साथ दस्ती सम्मन जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, कंप्लेनेंट उसमें एक अहम रोल निभाता है दस्ती सम्मन को सर्व कराने में, तो रेगुलर मोड के साथ साथ दस्ती सम्मन भी जारी किए जाएंगे,
और साथ में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड है जैसे कि ईमेल है, व्हाट्सएप है, तो उस पर भी सम्मन को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि ड्यूअल सर्विस ऑफ द सम्मन, रेगुलर तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा जो दस्ती सम्मन है वो भी इनिशियल स्टेज पर ही जारी कर दिए जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सम्मन है वो भी इनिशियल स्टेज पर ही जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों दूसरी गाइडलाइन है ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि जब कंप्लेंट फाइल होती है और दूसरी पार्टी कोर्ट में आती है, तो इनिशियल स्टेज पर ही अगर दोनों पार्टी का समझौता हो जाता है या इनिशियल स्टेज पर ही ऑपोजिट पार्टी चेक का अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में पेमेंट रिसीव करने के लिए कई बारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बारी दूसरी पार्टी चेक दे देती है तो चेक को कैश कराने में टाइम लगता है, या अगर कोई ड्राफ्ट की बात आती है तो ड्राफ्ट में भी फिर जो ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा वो कोर्ट में लेके आएगा। ऐसे में 3-4 डेटें तो ऐसे ही निकल जाती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑपोजिट पार्टी को जो पेमेंट दे रही है और वो भी इनिशियल स्टेज पर उसे ऑनलाइन पेमेंट मोड दिए जाने चाहिए, ताकि इमीडिएटली वो कोर्ट में ही पेमेंट दे सकती है। अब वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे होंगे ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। जैसे कि क्यूआर कोड है, आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा यूपीआई है, यूपीआई आईडी भी बहुत चलते हैं। तो ऐसे मोड्स जहां पर इंस्टेंट पेमेंट की जा सकती है, ऐसे ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज़ अक्यूज्ड को या पार्टीज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज पर अगर कोई पेमेंट देना चाहता है तो उसमें बिना किसी देरी के पेमेंट हो जाए, केवल पेमेंट के लिए कोई डेट या टाइम वेस्टेज ना हो, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था। दोस्तों अगली गाइडलाइन यानी कि थर्ड गाइडलाइन है मैंडेटरी सिनॉप्सिस। देखिए जब भी चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल होती है तो ऐसे में सबसे पहले इंडेक्स होता है, उसके बाद कंप्लेंट होती है जो कि 5 से 10 पेज की हो सकती है, और उसके बाद एफिडेविट या अन्य डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब के बाद जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें एक मैंडेटरी सिनॉप्सिस देना बहुत ही ज़रूरी होगा। और दोस्तों ये मैंडेटरी सिनॉप्सिस का पर्पज़ ये था ताकि जितने भी चेक बाउंस केसेस हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। जो कंप्लेंट है वो तो ठीक है, लेकिन मैंडेटरी सिनॉप्सिस में कुछ ऐसे फील्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट फील्ड्स होंगे जो कि चेक बाउंस के केसेस को स्टैंडर्डाइज कर देंगे। जज को, कोर्ट को केवल वो अगर सिनॉप्सिस पढ़ लेंगे तो उन्हें पूरा मामला पता लग जाएगा कि क्या है। देखिए ये प्रैक्टिस जो है हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं। वहाँ पर जितनी भी पिटीशन फाइल की जाती हैं, चाहे वो रिट हो या अपील हो, उसके साथ सिनॉप्सिस ज़रूर लगता है। यानी कि जो कोर्ट है या जज हैं उनको पूरी कंप्लेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल सिनॉप्सिस पढ़ते हैं। वो 1 या 2 पेज की होती है और उससे वो पूरा जो मामला है उसे समझ जाते हैं। ऐसे ही चेक बाउंस केसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक सिनॉप्सिस, एक मैंडेटरी सिनॉप्सिस बनाया जाएगा, जिसमें कि कुछ रेलेवेंट फील्ड्स होंगे वो भरे जाएंगे, और तब जा कर के इंडेक्स के बाद वो सिनॉप्सिस लगेगा, और ताकि कोर्ट जो है उसको आसानी हो केस को समझने में। बार बार जो है जो कंप्लेंट के पेजेस हैं उनको पलटना ना पड़े, केवल 1 या 2 पेज सिनॉप्सिस के पढ़ के ये पता लग जाए कि क्या मामला है। जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी सिनॉप्सिस में आ जाएंगी, और इससे चेक बाउंस के केस को समझने में और डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों अगली गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये है कि नो प्री कॉग्निजेंस सम्मन्स, यानी कि कॉग्निजेंस के बिना कोर्ट सम्मन जारी नहीं करेगी। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने चेक बाउंस का केस आएगा तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को केस में संज्ञान लेना होगा कि प्रिमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। अगर केस नहीं बनता है तो ऐसे में सम्मन जारी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कंप्लेंट को वहीं डिसमिस किया जा सकता है। चेक बाउंस केस में जो भी प्री लिटिगेटिव प्रोसीजर है अगर वो फॉलो किया है, केस बनता है, तभी जाकर के मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे और उसके बाद ही सम्मन जारी करेंगे। क्योंकि कई जगह देखने में आया कि मजिस्ट्रेट ने बिना संज्ञान के भी सम्मन जारी कर दिए हैं, जबकि शायद केस बनता ही नहीं था, या फिर जो प्री लिटिगेशन एसेंशियल थी एलिमेंट्स वो पूरे नहीं किए गए थे। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट सम्मन जारी नहीं करेगी। दोस्तों अगली गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी वो मजिस्ट्रेट के लिए दी है, कोर्ट के लिए दिए हैं
कि उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चनिंग करनी है। देखिए, जब भी कंप्लेंट फाइल की जाती है चेक बाउंस केस में, तो इनिशियल स्टेज पर ही जो ट्रायल कोर्ट है उसे अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि केस क्या है, क्या ये जेन्युइन केस है या नहीं है, अपोजिट पार्टी का इसमें क्या डिफेंस है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन करेगी अक्यूज पर्सन से। अब वो स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो होंगे, क्योंकि चेक बाउंस का केस है तो चेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, और उसमें जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये चेक किसका है, किसने जारी किया है, क्या सिग्नेचर अक्यूज पर्सन के हैं या नहीं है, और क्या लीगल लाइबिलिटी थी। इस तरह के क्वेश्चन कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, उसे इनिशियल स्टेज पर ही अक्यूज पर्सन से पूछने होंगे, ताकि कोर्ट डिटरमिन कर सके कि ये समरी ट्रायल चलेगा या इसमें प्रॉपर एविडेंस लीड करने की ज़रूरत है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई गाइडलाइंस में दिया है। दोस्तों, इसके बाद अगली गाइडलाइन ये है कि यूज़ ऑफ द फिजिकल कोर्ट। देखिए, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब भी सम्मन की सर्विस हो जाती है, दूसरी पार्टी कोर्ट में आ जाती है, तो ऐसे में जो मैटर है वो फिजिकली कोर्ट में लगाना चाहिए और उस टाइम पर मैटर को सेटल करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टीज़ को एंकरेज करें कि इस चेक बाउंस केस को वो सेटल करें, जिस भी तरह से सेटल करें, जहाँ पर दोनों की विन विन सिचुएशन है उस हिसाब से सेटल करें। ये कोर्ट का एक प्रेरोगेटिव होगा। यानी कि ये कोशिश करनी होगी कि अगर चेक बाउंस केस में कोई सेटलमेंट हो सकती है तो कोर्ट उसे एंकरेज करे और सम्मन की सर्विस के बाद ही करे, ताकि कोर्ट का और टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो सेटलमेंट होती है ये केस चलने के 6 महीने साल के बाद की जाती है, तब जाकर के सेटलमेंट हो भी जाती है और इतना टाइम निकल जाता है। अगर कोर्ट पहले ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेती तो पहले इनिशियल स्टेज पर ही सेटलमेंट हो जाती और कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होता और केसेस की पेंडेंसी भी कम हो जाती। तो ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब भी सम्मन की सर्विस के बाद पार्टी दूसरी पार्टी कोर्ट में आएगी, तब कोर्ट ने केस को फिजिकली कोर्ट में लेना है और कोशिश करनी है, पार्टीज़ को एंकरेज करना है सेटलमेंट करने के लिए। अगर सेटलमेंट नहीं होती है तो केस तो ऑन मेरिट चलेगा ही। दोस्तों, नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो रिगार्डिंग है कंपाउंडिंग ऑफ द चेक बाउंस केस। देखिए, बहुत बारी क्या होता है कि चेक की कंप्लेंट जो है आ गई कोर्ट में, दूसरी ऑपोजिट पार्टी भी आ गई कोर्ट में, दोनों जो है केस लड़ रहे हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, लेकिन बाद में 6 महीने साल बाद या 2 साल के बाद एक सिचुएशन आती है जहां पर दोनों पार्टी जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं या अक्यूज पार्टी अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है। तो ऐसे में जो कंप्लेनेंट है उसे लगता है कि इतना टाइम उसने लगाया, इतना उसने मेंटल एगनी को फेस किया, वकील को एंगेज किया, अपना टाइम पैसा सब कुछ मेहनत वेस्ट करी। ऐसे में अगर दूसरी पार्टी इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो उसे केवल चेक अमाउंट मिलेगी, या मान लीजिए कह देते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से कंपनसेशन भी मिल जाता है, या कई बार दूसरी पार्टी कहती है कि मैं चेक का अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में कोर्ट के हाथ भी बन जाते हैं कि वो क्या करें। लेकिन अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 साल पुरानी गाइडलाइन थी जो कि दामोदर एस प्रभु में आई थी, उसको उन्होंने अब चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, और कंपाउंडिंग को लेकर के, यानी कि चेक बाउंस केस में कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के नई गाइडलाइन जारी करी हैं कि किस पॉइंट पर कितनी कॉस्ट लगाई जाएगी। यानी कि अगर कंपाउंडिंग होती है तो उसके स्टेजेस बना दिए गए हैं कि किस स्टेज पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा जो कि कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। देखिए, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्टेजेस बनाई हैं। सबसे पहली स्टेज तो ये है कि इफ़ द चेक अमाउंट इज़ पेड बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द अक्यूज डिफेंस एविडेंस, यानी कि अक्यूज के डिफेंस एविडेंस से पहले ही चेक की अमाउंट जो है वो पे करने के लिए तैयार हो जाता है, दे देता है, तो ऐसे में ज़ीरो कॉस्ट लगेगी, किसी भी तरह की कोई कॉस्ट कोर्ट केस में नहीं लगाएगी। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज कि अगर चेक की अमाउंट जो पे की जाती है आफ्टर डिफेंस एविडेंस बट बिफोर द ट्रायल कोर्ट जजमेंट, यानी कि डिफेंस एविडेंस हो चुका है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट अभी नहीं आई है, इस दौरान अगर पार्टीज़ का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ऐसे में नई गाइडलाइंस के अनुसार 5% कॉस्ट लगाई जाएगी, कोर्ट लगाएगी, ये मैंडेटरी ही होंगी।
दोस्तों कई बारी क्या होता है कि जजमेंट तक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, लेकिन जब मामला अपील में जाता है तो वहाँ पर पार्टीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऐसे में थर्ड स्टेज इसी को कवर करती है कि जहाँ पर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन फाइल की गई है और तब जा कर के ऑपोजिट पार्टी अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है या जो चेक की अमाउंट है वो देने को तैयार हो जाती है। तो ऐसी सूरत में 7.5% कॉस्ट जो है वो लगाई जाएगी अक्यूज के ऊपर। और इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पार्टी, ऑपोजिट पार्टी चेक की अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे में 10% की कॉस्ट लगाई जाएगी अक्यूज के ऊपर। तो ये जो नई गाइडलाइंस हैं इसमें कंपाउंडिंग को लेकर भी जो कितनी कॉस्ट लगनी है वो चेंजेस किए जा चुके हैं। दोस्तों ये तो थी जो मेजर गाइडलाइंस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसेस में जारी करी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैंडेटरी सिनॉप्सिस। देखिए ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अब हर केस में, हर चेक बाउंस केस में कोर्ट के सामने देनी ही पड़ेगी। फाइलिंग के टाइम पर ये सिनॉप्सिस बना करके लगाना पड़ेगा, तभी वो एडमिट होगा। अब इसमें क्या क्या फील्ड्स आते हैं इसे मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।